Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Aisha Fidhir, your physics teacher. Today our topic is elastic collision in one dimension, which is from chapter number 3, Motion and Force. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। उनमें से पहली है कोलिजन। कोलिजन किसे कहते हैं? एन इवेंट इन विच टू और मोर बॉडीज एक्सर्ट फोर्सेस ऑन ईच अदर फॉर अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम। एक इवेंट जिसमें दो या दो से ज्यादा बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं और उस फोर्स का जो टाइम है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। टाइप्स ऑफ कोलिजन, आप कोलिजन की टाइप्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। कितनी टाइप्स होती हैं कोलिजन की? 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इलास्टिक कोलिजन और सेकंड इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन को कहते हैं जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होती हैं, और जबकि इनइलास्टिक कोलिजन में सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होता है। प्रीवियस टॉपिक जो आप पढ़ चुके हुए हैं इस चैप्टर का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है। इफ द मोमेंटम लॉस्ट बाय वन ऑब्जेक्ट इज गेन्ड बाय अनदर ऑब्जेक्ट देन द टोटल अमाउंट इज कांस्टेंट। अगर मोमेंटम किसी एक ऑब्जेक्ट ने लूज कर दिया है तो उसी सिस्टम के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट उस मोमेंटम को गेन कर लेगा। इस तरह से ओवरऑल जो मोमेंटम का चेंज आएगा वो भी कांस्टेंट होगा और मोमेंटम चेंज नहीं होगा सिस्टम का। फॉर्मूला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आपने पढ़ा है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। m1v1 plus m2v2 is equals to m1v1 prime plus m2v2 prime। ये फॉर्मूला भी आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ा है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास m1v1 है ये हमारे पास इस बॉल का मोमेंटम है, ये m1v1। इसी तरह से ये m2v2 सेकेंड बॉल का मोमेंटम है, तो ये इन दोनों बॉल्स का इनिशियल मोमेंटम हो गया हमारे पास m1v1 प्लस m2v2। अब ये दोनों बॉल कोलाइड करती हैं और कोलाइड करने के बाद इनका मोमेंटम जो है वो क्या आएगा हमारे पास m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। v1 प्राइम और v2 प्राइम इनकी फाइनल वेलोसिटीज हैं। द सम ऑफ चेंज इन मोमेंटम फॉर टू कोलाइडिंग बॉडीज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज 0। मोमेंटम में अगर चेंज आ रहा है तो उसका सम भी 0 होगा। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। एक्सप्लेन करते हैं इलास्टिक कोलिजन को। इलास्टिक कोलिजन हमारे पास वही कोलिजन है जिसके अंदर हमारे पास मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा। वन डायमेंशन मीन्स इन वन डायरेक्शन। यहाँ पे जो वेलोसिटीज होंगी बॉडीज की, हम उनको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे। Consider two small non-rotating balls of masses m1 and m2 are moving initially with velocity v1 and v2 respectively in the same direction as shown in figure 1। mass 1 है और उसकी वेलोसिटी v1 है, इसी तरह से mass 2 है और उसकी वेलोसिटी है v2, और ये दोनों मूव कर रही हैं सेम डायरेक्शन में। They collide and after collision they move along the same straight line without rotation। दोनों बॉल्स कोलाइड करती हैं m1 m2। Let their velocities after the collision be v1 prime and v2 prime respectively as shown in figure 2। फिगर 2 में आप देख सकते हैं कि ये इनकी वेलोसिटीज चेंज हो गई हैं। फाइनल वेलोसिटीज को हमने लिखा है v1 प्राइम और mass 2 के लिए v2 प्राइम।
Let their velocities after the collision be v1 prime and v2 prime. Respectively as shown in figure 2. We take the positive direction of the velocity and momentum to the right. हमारे पास राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हैं ये सारी, तो इनके लिए मोमेंटम और वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे. By applying the law of conservation of momentum, we have law of conservation of momentum की इक्वेशन यूज करेंगे हम. अब एक्चुअली हमने क्या करना है, हमने फाइनल वेलोसिटी v1 प्राइम और v2 प्राइम के लिए वो डेरिवेशन करनी है, जिसके अंदर हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन. इन दोनों इक्वेशन से डिराइव की जाएंगी बॉल 1 और बॉल 2 की फाइनल वेलोसिटी, विच आर v1 प्राइम एंड v2 प्राइम. पहले स्टेप में हमने मोमेंटम की कंजर्वेशन के लिए इक्वेशन ली, जो के लिए m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम. इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया इसको. सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपने m1 वाली टर्म्स को आपने लेफ्ट साइड पे लिख लेना है और m2 वाली टर्म्स को आपने राइट साइड पे लिख लेना है. क्योंकि इन दोनों वैल्यूज में m1 कॉमन है तो आप वो कॉमन ले लेंगे, और इन दो वैल्यूज में m2 कॉमन है और हमने वो भी कॉमन ले लिया. तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई. As the collision is elastic, so the kinetic energy is also conserved. From the conservation of kinetic energy, we have total kinetic energy before collision is equal to total kinetic energy after collision. Law of conservation of energy को भी satisfy करना चाहिए, elastic collision है इसलिए, तो उसके लिए क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो इक्वल होनी चाहिए कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी के. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv² होता है. तो यहाँ पे हमारे पास पहली बॉल के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन वो है 1/2 m1v1² प्लस 1/2 m2 v2². सेकेंड बॉल के लिए काइनेटिक एनर्जी आ गई और फर्स्ट बॉल और सेकेंड बॉल की काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दिया, तो ये सम हो गया बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी का. इसी तरह से आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी आ गई 1/2 m1v1 प्राइम स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम स्क्वायर. इस पूरी इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आती है m1v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर प्लस m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम स्क्वायर. सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे स्टेप किया था, हमने यहाँ पे भी m1 वाली वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे लिख लेना है और m2 वाली वैल्यूज को राइट साइड पे लिख लेना है. इन दोनों वैल्यूज में से m1 कॉमन लेंगे और इसी तरह इन दोनों वैल्यूज में से m2 कॉमन लेंगे. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने मैथमेटिक्स में फॉर्मूला पढ़ा है a² माइनस b². उस फॉर्मूला को एक्सपैंड करते हैं हम प्लस और माइनस फॉर्म में. तो सेम यहाँ पे भी हमने यही किया है, इसी फॉर्मूला को एक्सपैंड करते हुए इन वैल्यूज को हमने प्लस में भी और माइनस में भी लिख लिया. तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई. नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 3 को 2 पे. ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 और इसको हमने डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर 2 पे. डिवाइड करने से क्या होगा, माइनस वाली टर्म्स से कैंसिल हो जाएंगी और m1 से कैंसिल हो जाएगा. इस तरह यहाँ पे भी m2 से कैंसिल हो जाएगा और माइनस वाली टर्म्स से कैंसिल हो जाएंगी. तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव वाली हमारे पास टर्म्स रह जाएंगी, v1 प्लस v1 प्राइम इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2. दिस वैल्यू पॉजिटिव वाली और ये वाली भी पॉजिटिव वाली टर्म्स रह गई. इसको हमने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 4 का. यहाँ पे क्या किया हमने, सिंपली जो हमारे पास प्राइम वाली वैल्यू है उसको इस साइड पे लिख लें और जो विदाउट प्राइम वैल्यूज हैं उनको हम
इस साइड पे लिख लेंगे। तो इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5 का। Here in this equation number 5, v1 minus v2 is the velocity of the first ball relative to the second ball before collision. इस equation number 5 में v1 minus v2, this factor is representing the velocity of first ball relative to the second ball, and this factor v2 prime minus v1 prime is the velocity of second ball relative to the first ball after collision. इस इक्वेशन में अब ये फैक्टर जो है ये हमें फर्स्ट बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड बॉल। इसी तरह इस फैक्टर में v2 प्राइम रिलेटिव वेलोसिटी बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बॉल। तो स्टूडेंट्स, रिलेटिव वेलोसिटी किसे कहते हैं? व्हेन टू बॉडीज मूव इन द सेम डायरेक्शन then the relative velocity is equals to difference of their velocities. जब दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उनकी वेलोसिटीज़ को हम कैसे लिखते हैं? उनकी वेलोसिटीज़ को हम डिफरेंस ऑफ देयर वेलोसिटीज से लिखते हैं, और ये डिफरेंस ऑफ देयर वेलोसिटीज इज़ नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। इस रिलेटिव वेलोसिटी को हम एक बॉडी की दूसरी बॉडी के लिहाज से वेलोसिटी को डिस्कस करना कहते हैं। जब भी आप किसी एक बॉडी की वेलोसिटी को दूसरी बॉडी के लिहाज से डिस्कस करेंगे तो हम उसको रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, अ पर्सन इज सिटिंग इन अ ट्रेन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन द वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है अनदर train which is going toward west with the velocity of 40 किलोमीटर पर आवर। एक पर्सन जो है वो ट्रेन में मूव कर रहा है और ट्रेन की स्पीड है हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर, वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। एक और ट्रेन जो है वो उसके साथ मूव करते हुए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रही है। उस पर्सन को सेकेंड वाली ट्रेन की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर अपीयर होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सेम डायरेक्शन में होने की वजह से रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो क्या कितनी रह जाएगी? 60 माइनस 40, 20 किलोमीटर पर आवर रह जाएगी। इक्वेशन नंबर 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया और ये फैक्टर जो है ये माइनस हो गया और इस फैक्टर को हमने पॉजिटिव के साथ लिख दिया और ये माइनस कॉमन आ गया। It means that relative velocities before and after the collision have the same magnitude but are reversed after the collision. इसका मतलब है कि relative velocities जो हैं वो क्या करेंगी? collision के बाद रिवर्स हो जाएंगी, लेकिन उनकी magnitude value सेम आएगी। The magnitude of velocity of approach is equal to the magnitude of velocity of separation. यहाँ पे v1 माइनस v2 वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है और v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। ये बिफोर कोलिजन जब दो बॉल्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगी, और ये आफ्टर कोलिजन जब दो बॉल्स एक दूसरे से सेपरेटली मूव करेंगी। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन किसे कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ relative displacement between the two bodies। दो बॉडीज के दरमियान टाइम के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है ये डिपेंड करता है बॉडी की स्पीड पे। हाउ फास्ट अ बॉडी अप्रोचेज टूवर्ड अनदर बॉडी, मतलब कितनी तेज़ी से एक बॉडी दूसरी बॉडी को अप्रोच करती है। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की डेफिनेशन क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं व्हेन द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बिटवीन द बॉडीज इज डिक्रीजिंग। जब दो बॉडीज के दरमियान डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो जाए टाइम के साथ साथ तो उसे हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं, और अगर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज कर जाए तो उसे हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहते हैं।
तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की मैग्नीट्यूड सेम आएगी। उसके लिए हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे जो हमारे पास बॉल्स हैं अब उनकी वेलोसिटीज देखें। m1 इज मूविंग विद वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, m2 इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। कोलिजन होती है और कोलिजन के बाद ये v1 प्राइम जो है ये फर्स्ट बॉल की फाइनल वेलोसिटी है जो कि 8 मीटर पर सेकेंड होगी, और v2 प्राइम जो कि सेकेंड बॉल की फाइनल वेलोसिटी है वो 12 मीटर पर सेकेंड होगी। तो यहाँ पे वेलोसिटीज जो हैं वो रिवर्स्ड हो गई हैं। The magnitude of velocity of approach is equal to the magnitude of the velocity of separation। यहाँ पे velocity of approach और velocity of separation की magnitude सेम आएगी। जब आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो सेम आएगा। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग velocity of approach और velocity of separation इक्वल होंगी इन मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट, जैसा कि हमने स्टार्ट में देखा कि हमने क्या करना है, फाइनल वैल्यूज फाइंड करनी है वेलोसिटीज की, उसके लिए डेरिवेशन करनी है। तो पहले हम फाइंड करने जा रहे हैं v1 प्राइम। v1 प्राइम के लिए हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 को देखना है एक दफ़ा, और ये रही हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4, यहाँ से आप v2 प्राइम निकाल लेंगे और उसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 से v2 प्राइम की वैल्यू लेंगे और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ये हमने इक्वेशन नंबर 4 से v2 प्राइम की वैल्यू ली और उसको हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 वही थी हमारे पास, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्राइम प्लस m2। अब v2 प्राइम की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट कर दी। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे m1 v1 प्लस m2 v2, इस m1 v1 प्राइम को वैसे ही लिखेंगे, m2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इन तीनों वैल्यूज से, तो ये आएगा m2 v1 प्लस m2 v1 प्राइम माइनस m2 v2। नेक्स्ट स्टेप में भी हमने क्या करना है कि जो हमारे पास विदाउट प्राइम वाली वैल्यूज हैं उनको हमने लेफ्ट साइड पे लिख लेना है और प्राइम वाली वैल्यूज को राइट साइड पे लिख लेना है। तो इस तरह से अरेंज करना है आपने कि आप कॉमन ले सकें इनमें से। तो ये इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, v1 प्राइम। तो ये v1 प्राइम कॉमन ले लिया और हमारे पास क्या बचा, m1 प्लस 2। और इस वैल्यूज में से भी हमने कॉमन लेना है, उसके लिए हम उनको रीअरेंज करेंगे। m1 v1 माइनस m2 v1, हमने इनको रीअरेंज किया है, m1 v1 और m2 v1 को लिख लिया, प्लस m2 v2 प्लस m2 v2। ठीक है, तो इस इक्वेशन के बाद हमारे पास ये आता है, इसमें से कॉमन लेने से v1 m1 माइनस m2 और ये m2 v2 प्लस m2 v2 क्या हो जाएगा, 2m2 v2। v1 प्राइम की वैल्यू आ गई हमारे पास, m1 प्लस m2 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा v1 प्राइम और यहाँ पे आएगा m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 v2। सेम इसी प्रोसीजर से हम कैलकुलेशन करेंगे v2 प्राइम के लिए। उसके लिए क्या करना है, क्योंकि हम v2 प्राइम फाइंड करने जा रहे हैं तो हमने v1 प्राइम की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 4 से। इक्वेशन नंबर 4 से हमने वैल्यू ली v1 प्राइम की, जो कि हमारे पास ये आ गई वैल्यू। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 की जगह पे हम अब क्या करेंगे, v1 प्राइम की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस m2 v2 प्राइम। m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v2 प्राइम, मल्टीप्लाई कर दिया इस m1 को इन तीनों टर्म्स से, प्लस m1 v2 माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम। यहाँ पे भी सेम वही स्टेप करना है, हमने प्राइम वाली वैल्यूज को एक साइड पे और हमने विदाउट प्राइम वाली वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे लिख लिया।
इनमें से कॉमन ले सकते हैं हम v2 प्राइम कॉमन ले लिया और v2 प्राइम कॉमन लेने से ये आ गया हमारे पास m1 प्लस m2 और v2 प्राइम कॉमन। अब इन टर्म्स को हमने रीअरेंज करना है और रीअरेंज कैसे करेंगे, m1v1 प्लस m1v1, ये हमारे पास m1v1 था और ये m1v1 था, इनको हमने अरेंज करके ये लिख लिया, प्लस m2v2 माइनस m1v2। ये फैक्टर वैसे ही लिखेंगे हम m1 प्लस m2v2 प्राइम, और ये जो है हमारे पास m1v1 प्लस m1v1 क्या हो जाएगा 2m1v1, और इसके अंदर से हम कॉमन लेंगे v2, तो ये आएगा m2 माइनस m1v2। v2 प्राइम की वैल्यू निकालने के लिए आपने इस पूरी इक्वेशन को m1 प्लस m2 वाले फैक्टर से डिवाइड कर देना है, तो ये आएगा v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1 ओवर m1 प्लस m2v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 v2। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटीज के रिलेशन आ गए, और वो क्या है, ये है हमारे पास फर्स्ट बॉल की फाइनल वेलोसिटी का रिलेशन और ये है हमारे पास सेकंड बॉल की फाइनल वेलोसिटी का रिलेशन। स्टूडेंट्स, आपने ये रिलेशन मेमोराइज कर लेने हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि ये आपको आगे एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं कि अगर जो हमारे पास दो बॉल्स थी m1 m2, उन दोनों का मास सेम कर दिया जाए तो कोलिजन किस तरह से होगी। यही जो इक्वेशंस हमने डिराइव की हैं v1 प्राइम और v2 प्राइम की, उन्हीं में वैल्यूज पुट करके हम फाइनल वेलोसिटीज बताएंगे उन मैसेज की जिनका मास सेम है। मास m1 v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और m2 v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये दोनों कोलाइड करते हैं आपस में, और कोलाइड करने के बाद इनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज कर जाती हैं। क्या होता है कि जो मास 1 है उसकी फाइनल वेलोसिटी मास 2 की इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल आ जाती है, और जो मास 2 है इसकी फाइनल वेलोसिटी मास 1 की इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल आ जाती है। ये कैसे आती है, इसको हमने डिराइव करना है। v1 प्राइम की वैल्यू ली, उसके अंदर आप m1 m2 इज इक्वल टू m, क्योंकि सेम है मास तो हम इन दोनों का मास जनरली पुट कर लेते हैं कि वो m है। दिस कैन बी एनी वैल्यू 5 kg 2 kg 3 kg कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे इसको सपोज कर रहे हैं कि m है। v1 प्राइम के फॉर्मूला में हमने ये वैल्यूज पुट की, यहाँ पे m आ गया, m माइनस m, इस तरह से m प्लस m, और इसी तरह से यहाँ पे भी 2m ओवर m प्लस m। तो ये m माइनस m जीरो होने की वजह से ये सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे 2m ओवर 2m होने की वजह से ये 1 के इक्वल आएगा, और ये हमारे पास v1 प्राइम इज इक्वल टू v2। इसी तरह से v2 प्राइम निकालेंगे हम, और v2 प्राइम के लिए क्या करना है, सेम जैसे हम यहाँ पे हमने किया, हमने m1 m2 की जगह पे m पुट कर देना है, तो ये 2m ओवर 2m बन जाएगा, और ये आएगा 1 के इक्वल v1, और ये m माइनस m जीरो होने की वजह से ये फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि जो फर्स्ट बॉल की फाइनल वेलोसिटी है वो सेकंड बॉल की इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है। इस तरह सेकंड बॉल की फाइनल वेलोसिटी हमारे पास फर्स्ट बॉल की इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल आ गई। ये था केस 1। नेक्स्ट है केस 2। केस 2 में हमारे पास क्या है कि दो इक्वल मैसेज जब कोलाइड करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पे जो सेकंड बॉडी है जिससे आके फर्स्ट बॉडी में कोलाइड करना है वो रेस्ट पे है, सेकंड बॉडी रेस्ट पे है, उसकी वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब है हमारे पास ये v2 वाली दोनों फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 0। और क्योंकि मैथ सेम है तो इन फैक्टर्स में हमने क्या करना है, मैथ को पुट कर देना है m माइनस m, तो ये भी 0 हो गया। इसका मतलब है कि फर्स्ट बॉल जो है वो रेस्ट पे चली जाएगी, मतलब जो बॉडी मूव करके आ रही है वो जैसे ही टारगेट से टकराएगी वो खुद रेस्ट पे चली जाएगी। अब टारगेट वाली बॉडी के साथ क्या होगा, तो ये हमारे पास 2 m1 की जगह पे हमने m पुट कर दिया, की तरह m1 m2 की जगह पे भी m पुट कर दिया, और ये हमारे पास आता है फाइनल वेलोसिटी सेकंड बॉल की आती है किसके इक्वल,
फर्स्ट बॉल की इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल। इससे ये पता चला कि जब दो बॉडीज कोलाइड करती हैं और उनका मास सेम है तो जो रेस्ट पे बॉडी है वो मूव करने लग जाएगी और जो बॉडी मूव करके आ रही है वो क्या करेगी, रेस्ट पे चली जाएगी जी। और इसके लिए अब देखते हैं फर्स्ट बॉल ने कोलाइड किया सेकंड बॉल से। फर्स्ट बॉल कुछ वेलोसिटी के साथ आ रही थी, वो रेस्ट पे चली गई, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई और सेकंड बॉल फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी से मूव करना शुरू हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास केस 3, When a light body collides with a massive which is at rest। अब थोड़ा सा डिफरेंट केस है। केस 1 और केस 2 में मैसेज सेम थे लेकिन यहाँ पे मैसेज डिफरेंट हैं। अब यहाँ पे क्या है, लाइट बॉडी है और वो कोलाइड करेगी मैसिव बॉडी से। जो लाइट बॉडी है उसका मास बहुत ज़्यादा लेस है मैसिव बॉडी से और हमने उसको इक्वल टू 0 लेना है यहाँ पे इक्वेशन में जब पुट करना है। और जो मैसिव बॉडी है, उसके टारगेट बॉडी है, वो रेस्ट पे है और उसकी वेलोसिटी को हमने 0 लिया। सेम उसी तरह से इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट करेंगे और वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास इनकी फाइनल वेलोसिटीज आएंगी। यहाँ पे हम m1 को अब 0 ले रहे हैं तो m1 की जगह पे 0 पुट कर दिया और m2 एज इट इज। v2 0 है जिसकी वजह से ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास आंसर क्या आया, v1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस v1। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट बॉडी है ये जब जाके कोलाइड करेगी तो इसकी अपनी ही वेलोसिटी इसकी जो है वो रिवर्स हो जाएगी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से ये बाउंस बैक करेगी। और सेकंड बॉल की वेलोसिटी के साथ क्या होगा, इसके लिए भी v2 0 है तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा और यहाँ पे m1 की जगह पे 0 पुट करेंगे और ये हमारे पास आएगा 0। तो इसका मतलब है कि मैसिव बॉडी को या टारगेट बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रेस्ट पे थी और रेस्ट पे ही रहेगी। तो ये देखें क्या होता है, लाइट बॉडी रिकॉइल किया, वापस आ गई बाउंस बैक करके और ये इसकी वेलोसिटी वही रही और डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से यहाँ पे माइनस आ गया। लाइट बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है और सेकंड बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो रेस्ट पे ही है। नेक्स्ट है हमारे पास केस नंबर 4 विच इज द लास्ट केस। When a massive body collide with a lighter which is at rest। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास मैसिव बॉडी कोलाइड करेगी लाइटर बॉडी से और लाइटर बॉडी जो है वो रेस्ट पे है। तो क्या होगा, उसके लिए हम फिर इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यूज। v1 प्राइम की इक्वेशन ली, उसके अंदर अब यहाँ पे लाइटर बॉडी m2 है और हमने उसको 0 पुट करना है और इसकी वेलोसिटी भी 0 है। तो इसका मतलब है v2 वाला फैक्टर तो इन फॉर्मूलाज में 0 हो जाएगा और v1 वाले फैक्टर से हमें पता चलेगा कि आंसर क्या आएगा। m2 0 होने की वजह से यहाँ पे 0 आ गया और ये m1 माइनस 0, m1 प्लस 0, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आएगा क्योंकि m1 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी आ गई v1 प्राइम इज इक्वल टू v1। नेक्स्ट है v2 प्राइम क्या आएगा, 2m1 ओवर m1, तो m1 से कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 2v1। इसका मतलब है कि फर्स्ट बॉडी जो है वो अब मूव करती रहेगी वैसे ही अपनी वेलोसिटी से और सेकंड बॉडी क्या करेगी, फर्स्ट बॉडी की डबल वेलोसिटी से मूव करेगी। इसमें देखते हैं मैसिव बॉडी कोलाइड करती है कुछ वेलोसिटी से, ये लाइट बॉडी को मूव करवा दिया डबल स्पीड से और ये उसकी वेलोसिटी हमारे पास फर्स्ट बॉडी की स्पीड के डबल हो गई। तो ये जो था हमारा आज का टॉपिक। तो इसके की पॉइंट्स क्या हैं, इन्हीं 4 केसेस को हम रिवाइज करते हैं। पहला केस ये था कि जब दो बॉडीज इक्वल मैसेज की कोलाइड करती हैं तो उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। हमने देखा फर्स्ट बॉडी जब सेकंड बॉडी से कोलाइड की तो उन दोनों की फाइनल वेलोसिटीज जब देखी तो वो इंटरचेंज हो गई, इनिशियल वेलोसिटीज के इक्वल आ गई।
दूसरे की। दूसरा केस है when the two bodies of equal masses collide but the target second body is at rest। अब यहाँ पे दो बॉडीज का मैसेज सेम है लेकिन टारगेट बॉडी रेस्ट पे है। तो यहाँ पे क्या होगा, केस नंबर 2 में जैसे हमने देखा, तो फर्स्ट बॉडी क्या करेगी, वो रुक जाएगी और जो टारगेट बॉडी है वो मूव करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे भी वेलोसिटीज इंटरचेंज ही होंगी। थर्ड केस में हमने देखा कि जो दो बॉडीज हैं, डिफरेंट मैसेज हैं, वो कोलाइड करती हैं, जिसमें टारगेट जो है वो मैसिव बॉडी है और वो रेस्ट पे है, और लाइटर बॉडी मूव करती हुई उसके साथ आके कोलाइड करती है। कोलिजन के बाद क्या होगा, मैसिव बॉडी की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रेस्ट पे ही रहेगी क्योंकि लाइटर बॉडी उससे टकरा रही है। और लाइटर बॉडी क्या करेगी, बाउंस बैक करेगी, अपनी ही वेलोसिटी से वापस आ जाएगी उससे टकराने के बाद। फोर्थ लास्ट केस जिसमें हमने देखा कि दो बॉडीज हैं जिनका मास डिफरेंट है, वो जब कोलाइड करती हैं, डिफरेंट मास है और लाइटर बॉडी टारगेट है, तो यहाँ पे क्या होता है, मैसिव बॉडी जब उससे आके कोलाइड करती है तो मैसिव बॉडी की अपनी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाइटर बॉडी मैसिव बॉडी की वेलोसिटी से दुगनी वेलोसिटी से मूव करती है। तो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। स्टे ब्लेस्ड।